देखो जी कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। बोर्ड पे देखिए, सर ये प्री एडमिशन की बैलेंस शीट बनाई है मैंने। एक पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, कैपिटल लगा रखी है दोनों ने इक्वली 5 लाख। कंपनी में क्रेडिट पार्टनरशिप फॉर्म में क्रेडिटर्स भी हैं 5 लाख के, मतलब एसेट्स हैं 15 लाख। जो नया पार्टनर आता है इक्वल शेयर के लिए आता है, 1/3 शेयर के लिए आता है, मतलब प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। तो कैपिटल भी डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली बराबर बराबर लगाएंगे। उन्होंने लगा कि कैपिटल 5 लाख, तो 5 लाख रुपीज लेकर के आएगा। तो नए पार्टनर को बोला जाएगा कि भाई आपको पार्टनर बनना है तो जितना पैसा हमने लगा रखा है उतना ही पैसा आप भी लगाएंगे। तो नए पार्टनर की ड्यूटी है 5 लाख रुपीज वो कैपिटल के लेकर के आएगा। जिस तरीके से ये दोनों पार्टनर पैसा लाए होंगे जब ये बिजनेस फॉर्म स्टार्ट की होगी। जब उन्होंने स्टार्ट करी होगी तो डेफिनेटली कैपिटल इससे कम होगी, क्योंकि कैपिटल तो आज की डेट में है, इसमें प्रॉफिट्स ऐड हो चुके हैं इतने सालों के, ड्राइंग्स भी लेस हो चुकी हैं इतने सालों की, ये आज की डेट की पोजीशन। तो आज की डेट के हिसाब से वो उतनी कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल रेशियो के लिए इक्वल कैपिटल लगानी जरूरी है। ये हो सकता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं ज्यादा कैपिटल लगाऊंगा लेकिन काम कम करूंगा, या मेरे पास मुझे नॉलेज है इस काम की, तुम्हें नॉलेज नहीं है, मेरे को नॉलेज सारी है इस काम की, तो मैं कैपिटल बिल्कुल ना बराबर लगाऊंगा, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। ये तो अंडरस्टैंडिंग है पार्टनर्स की, इसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करता। कोर्ट इंटरफेयर तभी करता है जब लोग झगड़ते वहां पर आते हैं बिना एग्रीमेंट के। उस टाइम कोर्ट प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता। टैलेंट, तुम्हारे पास टैलेंट ज्यादा है तो तुम ज्यादा प्रॉफिट ले लो, या तुम्हारी जगह है तो तुम ज्यादा प्रॉफिट ले लो, या तुम्हारी कैपिटल है तो तुम ज्यादा प्रॉफिट ले लो। इस बेस पर नहीं झगड़ा सुलझा सकता कोर्ट। इसलिए कोर्ट का जो सिंपल सॉल्यूशन वो इक्वल प्रॉफिट का होता है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हमने कि झगड़ा नहीं सुलझा तो इक्वल प्रॉफिट पढ़ा, क्योंकि हर एक का अपना अपना टैलेंट है। नया पार्टनर तो कैपिटल लेकर के आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट्स इंक्रीज। देखिए 11th क्लास में आप प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट थे। प्रोप्राइटरशिप मतलब छोटा दुकानदार। छोटे दुकानदार के यहाँ इन जनरल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में होती हैं, इसलिए आपने पूरी 11th क्लास में हर जगह कैश वर्ड इस्तेमाल करा। मान लीजिए लिखा होगा रेंट पेड, तो आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं किया, क्योंकि आपने वहां प्रिज्यूम किया कि हम पेमेंट कैश में करते हैं। पूरी 11th क्लास में प्रिजम्पशन कैश की थी, क्योंकि हम एक प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटेंट थे, एक छोटे दुकानदार के अकाउंटेंट थे, इसीलिए। 12th क्लास में बुक 2 और बुक 3 की बात करूं तो आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं। बुक 2 कंपनी की है, बुक 3 कंपनी की है। कंपनी इन जनरल बड़े लेवल पर होती है, बड़े लेवल पर इन जनरल जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक के थ्रू होती है, इसलिए उन दो बुक्स में हर जगह हर ट्रांजैक्शन की प्रिजम्पशन बैंक रहेगी। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए रेंट पेड की जर्नल एंट्री कंपनी के केस में, तो अब रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख करके आओगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं। कंपनी बड़े लेवल की होती है तो इन जनरल सारी ट्रांजैक्शन बैंक से। समझ में आ रही है बात? अब पार्टनरशिप में कैसे करें? पार्टनरशिप जनरली मीडियम लेवल की होती है, बहुत छोटी नहीं होती, बहुत छोटा दुकानदार तो प्रोप्राइटरशिप चलाता है, बहुत बड़े लेवल की नहीं होती, वो कंपनी होती है। पार्टनरशिप जनरली मीडियम लेवल की होती है, इसलिए पूरी पार्टनरशिप की बुक में आपके पास चॉइस है। आपका कैश लिखने का मन है कैश लिखो, या बैंक लिखने का मन है बैंक। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कंफ्यूजन ऐसी होगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप कैशियर की जॉब कर रहे हो तो कैश दे रहे हो, अगर आप तो कैश लिखोगे, आप चेक दे रहे हो तो बैंक लिखोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कभी कंफ्यूजन होनी नहीं। अगर कंफ्यूजन होनी है तो स्टूडेंट लाइफ में ही होनी है, तो उसको यहाँ पे छूट दे रखी है पार्टनरशिप में, जहां मर्जी मतलब इसी एंट्री के अंदर में कैश की जगह यहाँ पर बैंक लिख दूं तो भी सही। कौन आ रही है बात?
तो मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप जो है छोटे लेवल की है और हमें कैश लिखना चाहिए ऐसा लग रहा है, तो सुनिए सर पहचान कैसे होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर कैश है और बैंक नहीं है, तो समझ जाओ कि हमारा जो ओनर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो कैश में डील करते हैं, बैंक में डील नहीं करते। तो फिर आपको आंसर में कैश ही लिखना है, फिर एंट्री में बैंक नहीं लिखना। समझ में आ रही बात? क्योंकि बैलेंस शीट के साइड देख करके पता लग रहा कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कैश में डील करते हैं। देखो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो बिजनेस ऐसे होते हैं यहाँ पर ना कैश में ही काम होता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, वहाँ पे लेबर की पेमेंट किसी रोज थोड़ा ना दिहाड़ी 400 रुपए की चेक काट के देंगे, कैश ही देंगे उसको। तो बहुत पेमेंट्स हैं वो कैश में ही होती है। सर मान लीजिए हम ऐसी पार्टनरशिप हम अकाउंटेंट है, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें कैश नहीं है, सिर्फ बैंक। तो आंसर में हमें एंट्री में हमें सिर्फ बैंक ही लिखना है, कैश नहीं लिखना। इसका मतलब हमारे जो पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, वो कैश में डील नहीं करते, सारे पेमेंट सारे रिसीट बैंक से करते। क्लियर हो गई बात? सर ये तो समझ में आ गया, कैश और बैंक दोनों हैं, तो दोनों है तो आपकी मर्जी। पूरी छूट है आपको, कैश लिखो ना कैश लिखो, बैंक लिखो, ध्यान रहेगा। यस सर। तो कंपनी के अकाउंटेंट है हम, क्वेश्चन में लिखा है मशीनरी परचेज्ड इन कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए कैश वर्ड सुन करके ये हमें रटने वाली बात है कि सर कैश लिखा हुआ है, हम लोग कैश वर्ड ये 4 अल्फाबेट लिखेंगे जो लिखा है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। कैश वर्ड जितनी भी बिजनेस में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्रेडिट के अपोजिट में। क्रेडिट के अपोजिट में यूज किया जाता है कैश वर्ड। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, तो कैश सेल्स का मतलब ये है कि ये जो हमने सामान बेचा है उसका पैसा हैंड टू हैंड मिल गया, उधार में नहीं बेचा। अब पैसा हो सकता है कैश के फॉर्म में मिला हो, चेक के फॉर्म में मिला हो, पेटीएम मिला हो, यूपीआई मिला हो, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, उधार नहीं है। कैश सेल ये बताता। कुछ चीज परचेज करने के लिए जा रहे हैं, वो कहता पेमेंट कैसे कर रहे हो सर, कैश में या पेमेंट बाद में करोगे? तो कैश में कर रहे हैं तो हम हैंड टू हैंड कर रहे हैं। चैप्टर 7 वाउचर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो अगर हम पेमेंट हैंड टू हैंड करते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, और हम उधार में खरीदते हैं सामान तो हमें इनवॉइस मिलता है। कैश में करते हैं तो कैश मेमो मिलता है, चेक से करेंगे तो भी कैश मेमो ही मिलेगा, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो सर जो नया पार्टनर 5 लाख रुपए लेकर के आएगा उसके बाद हमारी बैलेंस शीट कैसी बन जाएगी? ये 15 + 5 हो जाएगा, कैश आया 5 लाख, यहाँ पर एक और 5 बन जाएगा, ऐसा ही होगा। तो सर देखिए 20 लाख की एसेट और 5 लाख की लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स 15 लाख। 20 मतलब मैं इसको अगर आज बेच दूं तो 20 लाख तो एसेट बेच करके मिलेंगे, लेकिन इनको पे करने पड़ेंगे 5 लाख, तो उधर 15 लाख ही बचेंगे और 5 लाख की कैपिटल बराबर मिल जाएगा पैसा। सही। तो सर हमने कैपिटल मंगाई है, उसके बदले में इस पर्सन का, इस नए पार्टनर का एसेट्स में राइट बन जाता है प्रोपोर्शनल, लायबिलिटी में ड्यू बन जाता है, लायबिलिटी बन जाती है प्रोपोर्शनल। क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर ये पार्टनर आज जुड़ा है फर्म से, हमारे पुराना पार्टनर नहीं है, लेकिन आज जुड़ते ही इसका सारे एसेट्स पे अधिकार बन गया प्रोपोर्शनली। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर जो एसेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उनमें तो उसका राइट बन रहा, उसके बराबर वो पैसा भी जाता, लेकिन कुछ एसेट ऐसी हैं जो इस बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी हुई, वो भी एसेट्स उसके बराबर भी उसको पैसा लाना चाहिए। एग्जांपल है इसका गुडविल इकलौती ऐसी एसेट है जो एसेट होते हुए भी मजबूरन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते अपने अकाउंट्स में। एएस नंबर 26 सभी ने पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स पैरा 35। मान लीजिए सर इस फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख, तो इस नए वाले पार्टनर को पूरे फर्म में गुडविल 3 लाख रुपए है, इसका इक्वल शेयर है 3 पार्टनर्स में,
तो अगर फ्यूचर में अगर बिजनेस को बेचते हैं तो गुडविल के 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक बात है। तो 3 लाख रुपए अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को 1 लाख रुपए मिलेगा। समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है लेकिन सी पार्टनर तो कुछ लाया ही नहीं। बताता हूँ कैलकुलेशन आ रही है, ध्यान से समझना इस चीज को। कि सर 15 लाख के यहाँ पे एसेट्स लगे हुए थे तो प्रोपोर्शनेटली हमने उससे 5 लाख रुपए मांगा लिया। ये तो बिल्कुल ठीक है, 5 लाख की कैपिटल आ रहा है, एसेट्स में इसका प्रोपोर्शनेट राइट बन गया, बिल्कुल सही है। अब समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं आपको कि एक ऐसी एसेट है जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई नहीं है लेकिन उस पे भी पार्टनर का राइट है। जो एसेट्स लिखी हुई नहीं है उसकी भी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है उसकी, जो है गुडविल। अगर हम इस बिजनेस को आज बेच दें, नए पार्टनर को एडमिट ना करें, तो बिजनेस को आज ही बेच दें तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे इन एसेट्स के अलावा। वो 3 लाख रुपए ए और बी में बटेगा बस। अगर सी पार्टनर को एडमिट नहीं करते हो और आज ही हम इस बिजनेस को बेच देते हैं तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे एसेट्स के अलावा, क्योंकि इस फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 2 लोगों में बटेंगे, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। लेकिन पार्टनर्स अपने बिजनेस को नहीं बेच रहे और फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ना बिजनेस बेच करके मिस्टर सी को पार्टनर बना लिया। एडमिट होने के तुरंत बाद 3 ओनर्स बन गए हैं इसके बिजनेस के। अगर मिस्टर सी के एडमिट होने के बाद इस बिजनेस को बेचे तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए तीनों में बटेंगे, इक्वली बटेंगे। कितने कितने मिलेंगे? 1 सबको 1 लाख मिलेंगे। ठीक। तो मिस्टर सी के आने से ए को एग्जैक्ट नुकसान कितने का होगा? 50,000 का नुकसान। सी के आने से बी को नुकसान कितने रुपए का होगा? 50,000 का होगा। और 1 लाख रुपए जो सी को मिल रहा है वो तो बिना वजह मिल रहा है। गुडविल इसने तो बनाई, ये तो आज ही आया है। ठीक बात है। यस सर। तो हम अकाउंटेंट ये डिसाइड करते हैं, हम मिस्टर सी को बोलते हैं सर आप आज ही 1 लाख रुपया लाओ और इन दोनों को 50,000 रुपए दे दो। मिस्टर सी आज ही 1 लाख रुपए लेकर के आएगा और 50,000 रुपए हम ए को दे देंगे, 50,000 रुपए हम बी को दे देंगे। मिस्टर ए को कहेंगे देखो आपको 50,000 आज मिल गए और जब भी बिजनेस बेचोगे आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आपका पूरा 1.5 लाख हो गया। सेम बात बी को बोलेंगे आपको 50,000 रुपए हमने आज ही दे दिए, जब बिजनेस बिकेगा तब आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1.5 लाख पूरा आपका हिसाब हो गया। मिस्टर सी को बोला आज आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, जब भी बिजनेस बिकेगा आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो बराबर हो गया हिसाब, ना पैसा लिया ना पैसा दिया। समझ आ रही है बात? यस सर प्रैक्टिकली जब बिजनेस बेचेंगे कई साल बाद उसका गुडविल बढ़ जाए, 3 की जगह 6 लाख हो जाए सर, 10 लाख हो जाए सर, तो वो तो तीनों ने बनाई है। अब से 3 लाख के ऊपर जितनी भी गुडविल जाएगी वो तो तीनों की मेहनत है, तो वो तो तीनों में बैठेगा, वो तो सही है। 3 लाख रुपए तक की गुडविल पे तो राइट था ए और बी का। यस ठीक है। तो नया पार्टनर से गुडविल का पैसा भी लेकर के आएगा 1 लाख रुपए। मतलब हम मिस्टर सी को बोलेंगे कि भाई 5 लाख रुपए लेकर के आ रहे हो, रुक जाओ, 5 नहीं लाने आपको 6 लाख रुपए लाने हैं, तो पार्टनरशिप का आपको राइट मिलेगा हमारे यहाँ। ये भी पार्टनरशिप एडमिट में लिखा हुआ है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी और नए पार्टनर से गुडविल की वैल्यूएशन के बराबर का पैसा लिया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट जो होगा वो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख से होगा। टू सीज कैपिटल 5 लाख टू 1 लाख गुडविल का 1 लाख रुपए लेकर के आएगा सर ये। अब गुडविल अकाउंट तो एसेट होती है, गुडविल क्रेडिट कैसे करते हैं? गुडविल 1 लाख रुपए ला रहा है तो गुडविल कंप्लीट लेकर के नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर के आ रहा है। इससे कोई प्रीमियम कहते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं, तो इंश्योरेंस बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, इसको भी हमने प्रीमियम वर्ड लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द इनकमिंग पार्टनर इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। कैश अकाउंट डेबिट विद टोटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल का पैसा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना गुडविल का पैसा है। तो क्वेश्चन में 1 लाख रुपए नहीं दे रखा तो क्या निकाल नहीं सकते हम? 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, 1/3 नए पार्टनर का शेयर है,
तो 3 लाख इंटू 1/3 1 लाख आ गया। ठीक बात है। यस 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो 1 लाख रुपए आ गया मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट नहीं दे रखा तो। सही। सर गुडविल का प्रूफ क्या होगा सर, अगर सी एडमिशन लेगा तो? सी एडमिशन लेगा तो गुडविल का प्रूफ क्या होगा सर, ए और बी अगर ज्यादा ले लें अमाउंट गुडविल की? सर 3 लाख रुपए की गुडविल आई, वो कैसे आई? हो सकता है सर गुडविल इनकी एक्चुअल में 1 लाख ही हो सकता है 0 हो सकता है 50 लाख हो। तो गुडविल कैसे आई सर इसकी? उसका आंसर चैप्टर नंबर 3 में। तो गुडविल ये एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सर मान लीजिए अकाउंटेंट ने जो प्रोप्राइटर्स हैं उसने पार्टनर्स हैं उन्होंने सारे मेथड से गुडविल निकाल ली, तो जिससे ज्यादा आ रही हो तो वही बोलेंगे। यस सर मान लीजिए उनकी गुडविल ज्यादा आ रही है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो बोलेंगे ये वाली गुडविल है हमारी। तो जो मिस्टर सी वो भी ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार है, वो भी बोलेगा टर्म्स कंडीशन अपनी भी रखेगा कि भैया मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मैं किसी और फॉर्म में पार्टनर बन सकता हूँ। अब तक मेरी प्रोप्राइटरशिप चल रहा था उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरी, तो मुझे पार्टनर बना करके आप एहसान नहीं कर रहे हैं मुझ पर। वो भी अपने टर्म्स कंडीशन रखेगा कि आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो बराबर वाली फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है, आपकी गुडविल किस बात की? बायर और सेलर की बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड है सब कुछ। ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर की बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड है। ये अच्छी चीज है कि इसमें अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं होता। ये अच्छी चीज है, इसमें हम अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं होता। अकाउंटिंग इज फास्ट। ट्रांजैक्शन होने के बाद हमको बताया जाता है कि अब इसको रिकॉर्ड कर लो। ट्रांजैक्शन होनी है कि नहीं होनी, कैसे होनी है, इसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं। सर मान लो गुडविल जो पार्टनर सी है वो आया, उसने गुडविल दे दी, उसके नेक्स्ट ईयर ही गुडविल की वैल्यू 0 चली गई, नेगेटिव में चली गई। देखो गुडविल को शेयर प्राइस थोड़ी है जो डाउन चली जाएगी एकदम से। सर घाटे में चली गई। एक बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सब नाम हमने सुने, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट हो गया, नेस्ले हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें लॉस नहीं होता। टाटा मोटर्स इतने लॉस में थी कि उसको रतन टाटा बेचने के लिए जा रहे थे, तो बिल्कुल लॉस में चल रही है, तो कमाई हो ही नहीं पाई। बड़ी कंपनी से गई मीटिंग करने के लिए, हमारी कंपनी खरीद लो, बिल्कुल घाटे में। आज देखो लेकिन इलेक्ट्रिक आइटम भी बनाने की शुरुआत कर दी, शेयर प्राइस 30% इंक्रीज हुआ है महीने के अंदर। मेरे पास भी शेयर्स हैं उसके, 30% इंक्रीज हुआ है महीने के अंदर। तो लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि गुडविल खत्म हो जाए। एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, और कुछ बाकी ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की कोई मार्केट वैल्यू तो होती नहीं। कंपनी में तो इन्वेस्टर्स होते हैं, लाखों शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, वहां तो रेपुटेशन अप एंड डाउन होती है। पार्टनरशिप पे कौन से इन्वेस्टर है? 4 पार्टनर वही इन्वेस्टर हैं बस। ठीक बात है। यस इसमें तो बस पार्टनरशिप की गुडविल इसलिए बोल रहे हैं कि भैया मेरा चलाया काम है, तुम्हें पार्टनर बनना, तुम इतने पैसे फालतू दो, हमें देने को रेडी है तो नहीं। सही है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 1 लाख रुपीस, इस पर भी हमने एग्जांपल से देखा था, इसमें ए और बी का अधिकार है। तो सर हमने गुडविल की 2 एंट्री लिख ली इस चैप्टर के अंदर। पहली एंट्री जब नया पार्टनर कैपिटल का और गुडविल का पैसा लेकर के आता है, कैश अकाउंट डेबिट टोटल मनी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा। बाकी सैक्रिफाइसिंग देने की बात करेंगे डीपली क्वेश्चंस के अंदर। एग्जांपल जो मैंने दिया था कि ए को 1.5 लाख का मिल रहा था, लेकिन पार्टनरशिप होने के बाद, एडमिशन होने के बाद सिर्फ 1 लाख बन रहा है, 50,000 रुपये कम बन रहा है, 50,000 रुपये और डाल दिए इसके अकाउंट में हमने। कोई डाउट यहाँ तक? इन दोनों की तरह अगर कंबाइंड एंट्री करने की कोशिश करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ, अल्टीमेटली प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं हुआ, 0 बैलेंस। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हुई, लेकिन कंबाइंड हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजैक्शन का नेचर अलग है, डेट सेम है। कंबाइंड एंट्री करने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। पहला, ट्रांजैक्शन की डेट सेम होनी चाहिए दोनों ट्रांजैक्शंस की। दूसरा, दोनों ट्रांजैक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। परचेज और सेल की एंट्री कंबाइंड नहीं कर सकते भले सेम डेट पर हो।
रेंट पे करा है, सैलरी पे करी, दोनों का नेचर सेम है, इसको कंबाइन कर सकते हैं अगर सेम डेट पर है तो। ले लो ये बात, नेचर सेम कैसे मतलब? जैसे रेंट पे करना और सैलरी पे करना, दोनों का नेचर सेम है, एक्सपेंस पेड की एंट्री है दोनों, उसको कंबाइन कर सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। ये है नया पार्टनर पैसा ला रहा है उसकी एंट्री, और इस एग्रीबाइजिंग पार्टनर में हम गुडविल का पैसा प्रोपोर्शनेटली बांट रहे हैं, ये उसकी एंट्री। दोनों का ट्रांजैक्शन का नेचर अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग ही एंट्री करनी है। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. पढ़ सकते हैं आगे। Yes, sir. इसमें कुछ केसेस सुनते हैं, देखते हैं। तो नए पार्टनर को बोला गया 5 लाख कैपिटल के लाने हैं, 1 लाख रुपए गुडविल के लाने हैं, उसका बजट नहीं है वो, अगर अभी वो कहता है कि मैं भी 5 लाख रुपए ही दे पाऊंगा कैपिटल के, 1 लाख रुपए भी नहीं दे पाऊंगा, कोशिश करूंगा बाद में दे दूं। तो फर्स्ट एंट्री कुछ ऐसी होगी, Yes. गुडविल पैसे तो लाए नहीं वो, लेकिन उनको पैसा नहीं लाया तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे? उस अकाउंट से काट लेंगे। बिल्कुल सही। उसका अकाउंट खुला हुआ है हमारे पास, सी का अकाउंट खुला हुआ है, 5 लाख रुपए उसका अकाउंट से पैसे काट लेंगे। मतलब बेसिकली अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, कैपिटल का पैसा ला रहा, तुम पता है अकाउंट क्या कर रहा है, कैपिटल से काट लेते हैं उसको। तो ऐसा मानेंगे तूने कैपिटल 5 ही 4 लाख रुपए लगाई, ताकि वो कैपिटल का पैसा लाए। प्रीमियम को गुडविल क्योंकि क्रेडिट भी नहीं हुआ, डेबिट भी नहीं होगा। चीज देख पाए Yes. कि नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाया, फर्स्ट एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, हमने सी के अकाउंट से 1 लाख रुपए काट लिया। कैपिटल को डेबिट करना मतलब कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना मतलब कैपिटल अकाउंट में पैसा डालना, ठीक है। बैंक, आपने बीआरएस में ध्यान हो, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है जब बैलेंस बढ़ाता। अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मैं बैंक को एसेट बोल रहा हूं, लेकिन बैंक मेरे को लायबिलिटी बोल रहा है। जैसे में आता है सैलरी हैज बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं हमारे अकाउंट में, मतलब हमारा अकाउंट बढ़ाया है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ी है इसमें, ठीक है। तो इस दोनों एंट्रीज करने के बाद अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाऊं तो मुझे बताइए मैं इधर क्या करूं? कैपिटल सी की 5 लाख नहीं लिखूं, 4 लाख लिखूं, चलो। और ए और बी की बढ़ जाएगी, 50 हजार बढ़ गई कैपिटल। यहाँ पे क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, 5 लाख की प्लस होगा, सही Yes. सही। तो एसेट्स में इक्वल राइट रहेगा सर, कैपिटल तो कम कर दीजिए सी की। तो कैश तो 5 लाख लाया, सर गुडविल तो नहीं लाया सर, कैपिटल के 5 लाख लाया, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख से हुआ है, कैश तो 5 लाख से बढ़ा है, एसेट तो 5 लाख से बढ़ी है, प्रोपोर्शनेटली उसका 4 इधर है, इस 5 का 4 इधर है, और बाकी 1 इधर इधर 0.5 सर अगर इसमें कैपिटल के लिए करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसमें ट्रांजैक्शन? सर इस चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशंस करे हैं कई बच्चों ने, कई बार सर आंसर में कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, कभी कभी आंसर में करंट अकाउंट लिख देते हैं, पता ही नहीं लगता कब क्या लिखना, तो कब क्या लिखना है जी। देखिए कि सर कैपिटल अकाउंट तो ऐसा अकाउंट है जो आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर फिक्स कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, अगर कैपिटल ओनर पैसा लेकर के आ रहा, अगर एडिशनल कैपिटल है या कैपिटल इंट्रोडक्शन है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, चाहे मेथड कोई सा भी हो, कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स हो। तो यहाँ तो हमेशा कैपिटल वर्ड रहना है, चाहे कोई भी मेथड हो, फिक्स कैपिटल हो, फ्लक्चुएटिंग कोई भी मेथड हो। फर्स्ट एंट्री ये वाली एंट्री कैपिटल आने की, इसमें हमेशा कैपिटल अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट कभी नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं। इसे सेकंड एंट्री जो आप कर रहे हो ये पैसा अकाउंट से पैसा काटने की एंट्री है, कैपिटल अकाउंट से ही काटें या करंट अकाउंट से काटें। तो क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन कोई है, फिक्स कैपिटल है ऐसा लिखा हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी करंट अकाउंट वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, तब तो हम पक्का करंट अकाउंट लिखेंगे।
ठीक, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही सर हमको, तो उस केस में कैपिटल लिखें या करंट लिखें, तो सुनिए इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक हुआ करता था जो लास्ट ईयर से डिलीटेड है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देखो होता क्या, मान लीजिए नया बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख लगा इन्होंने, 10 लाख लगा इन्होंने, 10 लाख लगा मैंने, बराबर कैपिटल आया, बराबर प्रॉफिट बांटा है। लेकिन 3-4 साल के बाद कैपिटल हम लोग इक्वल नहीं रहती, क्योंकि कोई ड्राइंग ज्यादा कर रहा है, कोई ड्राइंग्स कम कर रहा है, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। तो 4-5 साल के बाद पार्टनर्स का ऐसे मूड बदलता है कि भाई हमारे कैपिटल बराबर होनी चाहिए। हम अकाउंटेंट को बोलते हैं कैपिटल सबके बराबर कर दो, जिसकी फालतू आ रही है वो पैसा ले जाएगा, जिसकी कम आ रही है वो पैसा लेकर के आएगा। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना। तो उस केस में कैपिटल हर एक पार्टनर की रेशियो के बराबर होनी चाहिए। ये टॉपिक आता था लास्ट ईयर से पहले, लास्ट ईयर हट गया सिलेबस से लॉकडाउन के बाद, और इस साल भी हट गया। उस केस में हर पार्टनर कैपिटल प्रोपोर्शनेट ही होनी चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट से पैसा नहीं काट सकते। उस केस में हमें कंपल्सरीली करंट अकाउंट ही लिखना पड़ता था। क्योंकि कैपिटल जैसे सबके 5-5-5 है, फॉर एग्जांपल सबके 5-5 हैं, तो मुझे इसके भी 5 चाहिए, या इनके 5.5 है, इसके भी 5.5 चाहिए। प्रोपोर्शनल होनी चाहिए रेशियो के हिसाब से उस टॉपिक के अंदर। तो करंट अकाउंट से पैसा काटना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे तो प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, वो टॉपिक डिलीट हो गया है, इसलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट से ही काटना, तो आपके पास चॉइस है, कैपिटल अकाउंट लिखो या करंट अकाउंट। और पूछिए भाई प्रमोशन की बात दे सर वैसे इसलिए बताया ना मैंने कि भाई कैपिटल भाई मान लो हमारे रेशियो इक्वल है, लेकिन मेरी कैपिटल 10 लाख है, आपकी 8 लाख है, तो मुझे लगेगा नहीं, चुभेगा नहीं, मैं 2 लाख फालतू क्यों लगाऊं। इसने 8 लाख लगा रखा है, मैं 10 लाख रुपए लगा रखा है, प्रॉफिट बराबर बांट रहे हैं, मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं। ठीक, तो मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा कैपिटल 9 लाख कर दे हमारे, 1 लाख रुपए लेकर के आएगा, मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा, कैपिटल 9 लाख हो जाएगी और प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, तो चुभेगा नहीं किसी। कुछ क्वेश्चन से देखते हैं जी, आ जाइए। ये 73 में कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? 2 फर्स्ट और सेकंड हुआ था, यस थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 73 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी 3 पार्टनर है, फॉर्म में 4:3:2 की रेशियो है। डी नया पार्टनर आता है 2/9 शेयर के लिए और 30,000 रुपीस कैपिटल के लाता है, 10,000 रुपीस गुडविल, टोटल लाया 40,000। न्यू रेशियो दे रखी थी पार्टनर्स की 3:2:2। गुडविल का अमाउंट क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में किसके, देखते हैं सर कौन क्रेडिट होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, इसका नुकसान हो रहा उसी को पैसा मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जानने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है सर 4/9, 3/9, 2/9, न्यू है 3/9, 2/9 और 2/9, 1/9, 1/9 और 0। मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस करा है टोटल 1/9, बी ने सैक्रिफाइस करा है 1/9, सी का पहले जितना शेयर था अभी भी उतना शेयर है, मतलब नए पार्टनर के आने से भी गुडविल इसकी कम नहीं हुई, गुडविल का पैसा जितना इसको पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा, इसलिए कोई कॉम्पेंसेशन करने की जरूरत नहीं है मिस्टर सी को। कॉम्पेंसेट किया जाएगा तो किया जाएगा ए और बी, दोनों का कंबाइंड सैक्रिफाइस कितना है 2/9, तो चेक कर लो बी का शेयर भी 2/9 ही होना चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइस और गेन हमेशा इक्वल आता है। क्वेश्चन पूछा हुआ किस किस को क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड बी इक्वली। तो कोई मुझे बताएगा कि इस पूरे फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, कौन बच्चा बता पाएगा जी, देखते हैं। 40,000 45,000 ट्राई करो, गलत है 45,000, फिर से ट्राई करो। अच्छा मैं 30 देख, अच्छा मैं चेक करता हूं, 1 मिनट है, मैं कुछ और देख लिया था। 45,000 अच्छा 40 सही है, 40 मैंने 30,000 पढ़ लिया था, सॉरी।
10,000 रुपीज नए पार्टनर ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो जितनी भी गुडविल होती है फर्म की उसको उतना पैसा लेकर के आना। गुडविल जितनी भी है पूरे फर्म की, मान लेते हैं x रुपए पूरे फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर 2/9 है, तो पूरी फर्म की गुडविल का 2/9 बस तो लाएगा वो 10,000 गुडविल निकल सकती है इससे। इसी क्वेश्चन में मुझे बताइए कि ए को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? 5,000 से। देखिए नया पार्टनर 10,000 रुपीज लाया है टोटल, इसको बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है 1:2, तो 1/2 5,000 ए का, 1/2 5,000 बी का, ऐसा ही होगा। यस या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये पूरे फर्म की गुडविल है 45,000, ए ने सैक्रिफाइस करा है 1/9, तो ए को मिलेगा 5,000। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, जितना कॉम्पेंसेशन टोटल मिल रहा है उसको बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर टोटल गुडविल को एग्जैक्ट सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर। बाकी और क्वेश्चंस भी करेंगे इसकी प्रैक्टिस। समझ पा रहे हैं यहां तक? यस फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। x और y पार्टनर हैं 3:1 की रेशियो में, 3/4 x का और 1/4 y का। z नया पार्टनर आता है फर्म में, वो 4,000 रुपीस दे रहा है गुडविल के, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है 2:1:1। गुडविल का अमाउंट किसमें क्रेडिट होगा? सर बिना पेन के सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ y का पहले शेयर कितना था? 1/4। अब कितना? 1/4। इसका मतलब y ने ना सैक्रिफाइस करा है ना गेन करा, एज इट इज शेयर है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं है, तो z जितना भी पैसा ला रहा है वो सारा का सारा किसे मिलेगा? x को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है जी बात? यस सर। कितना अमाउंट मिलेगा x को? 4,000 4,000 मिलेगा। गुडविल कितनी है इस फर्म की? इस बार एक अमाउंट में गलती नहीं करूंगा मैं, 16,000। और नया पार्टनर 4,000 रुपए ला रहा है, उसका शेयर 1/4 है, उसके शेयर को उल्टा लटका दो 4/1, 16,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी हम। फिर तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, सेम क्वेश्चन है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। पहले भी था देखो। तो 6th क्वेश्चन पर आ गए। एडयू और गेट पार्टनर है फर्म में, 3:2 की रेशियो है। नया पार्टनर आता है और रेशियो बन जाती है 2:2:1। नया पार्टनर 30,000 रुपीस गुडविल के ला रहा है, तो इसमें एडयू का शेयर कितना? मुझे फटाफट से बताओ, गेट का पहले शेयर कितना था? 2/5। अब शेयर कितना है? 2/5। मतलब इसने ना सैक्रिफाइस करा ना गेन करा, सारा का सारा पैसा किसे मिलेगा? एडयू को मिलेगा, पूरा 30,000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा होता है सारा का सारा गेट को कितना पैसा मिलेगा, तो कौन सा टिक कर दे? डी ऑप्शन, नन ऑफ द। गुडविल कितनी है फर्म की? 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। 30,000 नया पार्टनर लाया है, 1/5 इसका शेयर है, तो 5/1। 7 पे चैलेंज लिखा होगा, अलर्ट हो जाए। दो पार्टनर है सर, 3:1 की रेशियो प्रॉफिट बांटते थे। नया पार्टनर आता है 40,000 रुपीस कैपिटल गुडविल के ला रहा है, और न्यू रेशियो जो है वो इक्वल, तो अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इज। ऑप्शन ए। चैलेंज लिखने वाले क्वेश्चन में अंदर जल्दी आंसर नहीं देना, गलत आंसर हो जाता है, और हो गया क्या गलत? सी। जर्नल एंट्री कौन करके दिखाएगा कॉपी में, बोर्ड पे? जर्नल एंट्री बोर्ड पे। किस बच्चे के 90+ आने वाले पता लग जाएगा।
गुडविल बांटने की जर्नल एंट्री बोर्ड पे करके दिखानी है। बोर्ड पे अगर आप आते हैं तो आप 90 प्लस के हकदार हैं, चाहे आपका आंसर गलत भी नहीं होता। हाँ जी, अगर सेक्रीफाइसिंग होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को, तो जो गुडविल आएगी, और अगर गेनिंग होगा तो हमने क्या सीखा था, याद कीजिए। गेनिंग पार्टनर को कहाँ बिठाते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेक्ट तो वो भी कोई अमाउंट लेके आएगा जो उसको मिलेगा, जो वो देगा। डेबिट वाला पैसे देता। सबसे पहले निकाली जा रही है सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडयू की बात करें तो ओल्ड शेयर है 3/4 और न्यू है 1/3। तीन पार्टनर्स में इक्वली बटेगा तो 1/3 आएगा। ये सॉल्व करके आ गया है सर 5/12। एडयू का शेयर आया है, सैक्रिफाइसिंग शेयर 5/12। गेट की बात करते हैं सर, इसका ओल्ड शेयर था 1/4 और नया शेयर है 1/3। तो ये माइनस का आ रहा है, ध्यान देंगे 1/12, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। आप खुद पता है कैलकुलेशन नहीं, आप खुद माइंड से सॉल्व करा करो। गेट का पहले शेयर 25% था इस पार्टनरशिप फॉर्म, 1/4 मतलब 25%। अब इसका शेयर 33% हो गया। 25% से ये 33% का मालिक हो गया, इसका प्रॉफिट हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, इसका शेयर बढ़ा। ये गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर को फायदा हो रहा है अगर, तो लॉ में लिखा हुआ है जी अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी और के फायदे से हम फायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए अगर किसी को अगर फायदा होता है हमारी वजह से तो कॉम्पेंसेट किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नया पार्टनर से गुडविल का पैसा लाया है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल ये वाली टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। नया पार्टनर लाया है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए तो सही है। अब बात यह है कि सर जो गेट पार्टनर है उसको तो फायदा हो रहा है, उसका शेयर बढ़ रहा है, फ्यूचर में गुडविल बेचेंगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, उसके अकाउंट से भी आज ही पैसा काट लेना चाहिए। सिंपल सी बात, जो गेन करेगा उसे डेबिट में बिठाओ, मतलब उसके अकाउंट से पैसे काटने हैं। जो सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा, उसके अकाउंट में पैसा डालने हैं, तो क्रेडिट कर दो। तो मिस्टर एडयू सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बैठे हैं क्रेडिट में, गेट गेन कर रहे हैं, बैठे हैं डेबिट में। इसका अमाउंट दे रखा है सर, इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। सर नया पार्टनर 40,000 रुपीज लाया है 1/3 शेयर के, इसका मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000। तो क्या करोगे काम सिंपल सा कि सर 1,20,000 सबके सामने रख दो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है जी। देखिए टोटल गुडविल रख दो सबके सामने और बोल दो जो जितना गेन करेगा उतना पैसा देगा, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना पैसा लेगा। एडयू सैक्रिफाइस कर रहा है 5/12 तो 5/12 पैसा ले लेगा। गेट गेन कर रहा है 1/12 तो 1/12 पैसा दे देगा। नए पार्टनर का शेयर 1/3 है तो 1/3 पैसा दे देगा। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है और इसको इतना पैसा देना है, आ गया अमाउंट। ठीक है जी। तो सभी कैलकुलेशन करनी है हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की। सैक्रिफाइसिंग दिखिए क्रेडिट में बिठाओ, गेनिंग दिखिए डेबिट में बिठाओ और टोटल गुडविल के सबके सामने रख दो और मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्ट गेन और एग्जैक्ट सैक्रिफाइस। ये करने के बाद फिर चेक करना। बच्चे चले क्या करते हैं, ये तो अमाउंट निकाला, टोटल लिखते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ गलती हुई तो पता लग पाएगी ना आपको। एंट्री का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है, वही अमाउंट डेबिट में वही अमाउंट क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि हर अमाउंट को सेपरेटली कैलकुलेट करो, फिर चेक करो कि डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है तो आप डबल श्योर हो जाओ कि आपने सही कहा। बढ़े जाएंगे, कौन सा ऑप्शन चाहिए तो बताओ। डी में लिखा है एडयू रिसीव करेगा 50,000, गेट देगा एडयू को 10,000। है ना, ये ऑप्शन नीचे ए लिखा हुआ 7 ए लिखा हुआ। ठीक कर लीजिए, आंसर ठीक कर लीजिए, 7 ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गई है व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर। देखिए ये बोर्ड पर बेटा नॉमिनल उसी को कहते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल द रेवेन्यूज एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर नॉमिनल। सैलरी को हम देख नहीं सकते, सैलरी को छू नहीं सकते। पार्टनर अगर सैलरी विड्रॉ कर रहा तो सैलरी विड्रॉ कर ही नहीं सकता, वो कैश ही विड्रॉ कर रहा। अगर पार्टनर प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा तो प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहा, वो कैश ही विड्रॉ कर रहा। पार्टनर अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में ऐसे बोलता है अकाउंटेंट से कि भाई मेरी सैलरी के पैसे थे वो दे दो, या मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, मेरे हिस्से में कितना प्रॉफिट वो दे दो। वो बोलेगा ऐसे प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूँ या सैलरी विड्रॉ कर रहा हूँ, और रियल में तो कैश ही विड्रॉ कर रहा है। पेपर पर सैलरी लिख के देते नहीं होंगे उसको, कैश ही देते होंगे। तो जब भी उसका कुछ पैसा बनेगा हमारे यहाँ, चाहे सैलरी का हो चाहे प्रॉफिट का हो, उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। जब भी वो पैसा निकालेगा कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हो सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर क्वेश्चन में लिखा है सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर, और आपने आंसर में कहीं सैलरी वर्ड तो लिखा ही नहीं। समझ पा रहे हैं एंट्री नहीं समझ पा रहे हैं? Yes. क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट विड्रॉन बाय पार्टनर, सेम एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, सेम एंट्री। कमीशन विड्रॉन बाय पार्टनर, सेम एंट्री। जब पार्टनर को सैलरी, ध्यान से देखो, जब पार्टनर को सैलरी देते हैं उस टाइम एंट्री ये कर दी 3,000 प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दिया हमने, और वो सैलरी का पैसा निकाल देंगे, कैपिटल घटा देंगे उसकी। अल्टीमेटली इसकी ना कैपिटल ना बढ़ी ना घटी, जितना वैसे इसका प्रॉफिट का इंटरेस्ट का बना था वो निकाल दिया उसने हाथ किया। समझ आ रही है बात? तो जब भी कोई भी अमाउंट कोई पार्टनर विड्रॉ करता है उसके अकाउंट से पैसा काटा जाता है और कैश कम होता है जिस चीज के पर्पस से वो पैसा निकाल रहा है। वो तो मिक्स हो गया ना। आप ध्यान से सोचिए, मान लीजिए मेरे बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, साल कंप्लीट हो गया, उस पर 10% का इंटरेस्ट बना, तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो गया होगा? ऑनलाइन 10,000। मैं बैंक जाकर पहुंचे इंटरेस्ट वाला पैसा दे दूं तो उतना लग नोट रखे हैं 10,000 रुपए के इंटरेस्ट वाले, ऐसा तो नहीं, टोटल 110 है। अब मैं इंटरेस्ट का पैसा विड्रॉ करूं, ऐसा बोलूं ये 10,000 रुपए विड्रॉ करना है मुझे प्रिंसिपल अमाउंट से, ऐसा बोलूं तो एक ही तो बात है वो भी। Yes. ठीक बात है। तो पार्टनर सैलरी का विड्रॉ कर रहा है ऐसा बोल रहा है, या पैसा विड्रॉ कर रहा है ऐसा बोल रहा है, दोनों बातें सेम है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तो सर पैसे तो विड्रॉ कर रहा है वो, कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लो और कैश अकाउंट कम हो जाएगा, जो एंट्री बनेगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिख लीजिए क्रेडिट और ऑप्शन नंबर बी में लिख लीजिए डेबिट। तो आपको एंट्री पूरी ध्यान रहेगी कि जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है वो डेबिट होना है और जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वो क्रेडिट होना है। एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए, डेबिट पूछा हो तो बी टिक करके आना, क्रेडिट पूछा हो तो ए टिक करके आना। ये मत सोचना सर गुडविल विड्रॉ करिए तो गुडविल अकाउंट पर टिक लगा देते हैं, ध्यान रहेगा। 9 क्वेश्चन पर आते हैं। एडियो और गेट नाम के दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशियो है। कैपिटल रखिए जी दोनों की, एक की 2,50,000 और एक की 2 लाख। सी ये नया पार्टनर आता है, 50,000 कैपिटल के लाता है, 16,000 गुडविल के लाता है। तो पूछा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताइए एडमिशन के बाद। सर क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी, व्हाट इज द प्रिजम्पशन? Old ratio is ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइस। ध्यान रहे इक्वल नहीं मानना, चैप्टर 2 से रटा हुआ था हमको कि जब भी कोई रेशियो आती हो तो इक्वल मान लो। लॉ में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो के लिए लिखा है कि इक्वल मानी जाएगी, बाकी सब रेशियोज के लिए नहीं लिखा हुआ। इस चीज लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि एडमिशन के टाइम ये प्रिज्यूम किया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कि पुराने पार्टनर अपनी नॉर्मल अपनी जनरल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइस करना, ये भी एक्ट में लिखा हुआ। तो 16,000 रुपीस जो है वो एडियो और गेट इन दोनों में बटेगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज ओल्ड रेशियो विच इज 5:3। तो 16,000 को अगर बांट दिया जाए 5/8 पहले वाले को मिलेगा, सॉरी हाँ 5/8 तो ना, ये हो गया 10,000 और 16,000 का 3/8 ये हो गया 6,000।
तो कैपिटल एडीयू की पहले थी 2,50,000, 10,000 इसको और मिल गया, कितनी कैपिटल बन गई एडीयू की? 2,60,000। मिस्टर गेट की कैपिटल पहले कितनी थी? 2 लाख, कितना ऐड हो गया उसमें? 6,000, कितनी बन गई? 2,06,000। तो तीसरा पार्टनर है मिस्टर सी, कैपिटल कितने लेकर के आया? 50 और कितनी बढ़ गई? 15। कुछ नहीं बढ़ी, मतलब टी है ना, कुछ और कुछ ऐड नहीं होना। प्रीमियम फॉर गुडविल का नए पार्टनर कैपिटल ना बढ़ना ना कम होना। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जी? पहले वाला ऑप्शन। बढ़े जी आगे। देखिए ध्यान से बोर्ड को। एसेट 15 है, कैपिटल ए की 5, बी की 5, क्रेडिटर 5। तो सर 5 है क्योंकि 5 लाख कैपिटल लगा रखी है और भी ने नए पार्टनर को हम बुलाते हैं, उससे लॉजिकली 5 लाख रुपए ही मंगाने चाहिए, कैपिटल तीनों की बराबर रहेगी, प्रॉफिट बराबर बढ़ेगा। क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने कह दिया नए पार्टनर से भैया 7 लाख रुपए ला रहे हो तो पार्टनर बन जाओ, वरना नहीं होते करो। नए पार्टनर से जो टर्म्स कंडीशन रखी वो ये रखी कि नए पार्टनर को बोला भाई 7 लाख रुपए लाना है तो ले आओ, पार्टनर बना लेंगे आपको, वरना नहीं बनाएंगे। तो अब गुडविल बतानी है हमें क्वेश्चन की। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, कैपिटल कितनी लानी चाहिए थी उसको, क्या लानी चाहिए थी? लेकिन मंगा 7 लाख रहे हैं, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, है ना? तो 2 लाख गुडविल नहीं हुई, 2 लाख प्रीमियम को गुडविल हुआ, है ना? और नए पार्टनर का शेयर 1/3 तो 6 लाख गुडविल हो गई, ट्रिपल। समझते दोबारा। इस नए पार्टनर से हम 7 लाख रुपए मंगा रहे हैं और उसका शेयर 3/1 है, इसका मतलब पूरे बिजनेस की वैल्यू 21 लाख। एक्चुअल में कितना पैसा लगा हुआ बिजनेस के अंदर? ₹10 लाख लगा हुआ, ओनर का खुद का, है ना? नए पार्टनर से अगर हम कैपिटल मंगाते, सिर्फ कैपिटल का पैसा, तो कितना है? 5 प्लस जोड़ दिया मैंने कैपिटल का 50, तो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कितना होगा? 6 लाख गुडविल आ गया। दोबारा समझते हैं इसको। सर टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। ये क्या चीज है कि गुडविल का अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा क्वेश्चन, इनडायरेक्टली आपसे सॉल्व करवाया जा रहा। गुडविल का पैसा कितना बनेगा, कितनी गुडविल होगी इस फर्म की, वो कैलकुलेट करनी है। इसमें होता ये है कि नए पार्टनर को हम एक लंप सम अमाउंट बोल देते हैं कि आपको इतना पैसा लेकर के आना। अब वो कितना एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, किस हिसाब से मंगा रहे हैं, वो कैलकुलेशन करनी है हमको, उस हिसाब से भी गुडविल का पैसा निकालना। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, एक्स और वाई पार्टनर है, तो हमने कैपिटल दे रखी है 18,000 और 20,000। जेड नया पार्टनर आता है 24,000 रुपए कैपिटल गिरा रहा है, 1/3 उसका शेयर है, गुडविल निकाल लें। तो देखिए 24,000 रुपए अगर उससे मंगाए जा रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, तो इसका मतलब पूरे फर्म की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 72,000। एक्चुअल में कैपिटल कितनी? 18,000 और 20,000 तो पुराने वाले की, 24 नए वाले की, कितना हुआ ये? 62,000। गुडविल फिर समझते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म
न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर कैपिटल 24,000, उसके शेयर का रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1। पूरे फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एक्चुअली चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर हम किसी पार्टनर से कहते हैं कि हमारी कंपनी में तू 1/3 का हिस्सेदार रहेगा और तेरे को 24,000 रुपए लेकर के आने हैं, इसका मतलब हमारी कंपनी की वैल्यू 72,000 रुपए है। ठीक है, एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगी हुई है हमारी? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 62, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है सर? टोटल लगी हुई है 62। तो हमारी वैल्यू होनी चाहिए जिस हिसाब से हम कमा रहे हैं, जिस हिसाब से हम पैसा मंगा रहे हैं, हमारी फर्म की वैल्यू बन रही है 72, एक्चुअल में सिर्फ 62 लगा रखा है, तो 10,000 की छुपी हुई कैपिटल लगा रखी जो हमें दिख नहीं रही है। दिस इज हिडन गुडविल। जिस हिसाब से हम पैसा मंगा रहे हैं, जिस हिसाब से हम पैसा कमा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं जिस हिसाब से कमा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए लगाने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 7 लाख लगा कर इतना कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपए की छुपी हुई कैपिटल लग रही है, वही गुडविल। The difference between capitalized value and actual capital employed is goodwill. So इसमें रिजर्व्स वगैरह भी देखते हैं तो वो भी ऐड करना। हाँ जी, कैपिटल का सारे जो कि जब भी देखो रिजर्व कहीं भी दिख जाए वो तो कैपिटल का पार्ट बन जाता है। वो भी रिजर्व देखिए कैपिटल का पार्ट है। सर लॉस है तो माइनस का है। नेगेटिव रिजर्व, लॉसेस आर नथिंग बट नेगेटिव रिजर्व्स। डन जी। इसमें हम जल्दियों में जो कर सकते हैं कि गुडविल ना है मेन पार्टनर। उसने बोला वो कैलकुलेट करे गुडविल, उनका डाउट ये है जैसे क्वेश्चन में क्या गुडविल तो देने रखी, गुडविल कैलकुलेट ही क्यों करी? ऐसा प्रिज्यूम कर लो कि गुडविल है ही नहीं। बिल्कुल जी, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि नया पार्टनर इतना कैपिटल का पैसा लाया और जनरल एंट्रीज वगैरह करो, गुडविल भूल जाएंगे, हम करेंगे नहीं गुडविल की एंट्री। हम ये मानेंगे कि सारा पैसा कैपिटल का लाया है, गुडविल है नहीं फर्म की, लेकिन क्वेश्चन स्पेशली बोले कि गुडविल की एंट्री करो तो मानना पड़ेगा ना गुडविल है। हाँ गुडविल की एंट्री में वो दोनों आ जाती है, दोनों एंट्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दो पार्टनर हैं नीरज और गोपी, 5-5 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है, ईच लिखा हुआ है, टोटल 10 हो गए। मतलब नया पार्टनर आता है जी 8 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आया है, 1/4 उसका शेयर है और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट पार्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला आपके सामने है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जो भी कंफर्टेबल है वो करके सॉल्व करें। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, नए पार्टनर की कैपिटल लिख दो, उसके शेयर को उल्टा लटका दो। 8 लाख का 4/1 32 लाख। और फर्म की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? एक्चुअल में है कितनी, वो माइनस कर देते हैं, लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 लाख पुराने पार्टनर की, फिर से 5 लाख दूसरे पार्टनर की, 4 लाख प्रॉफिट पार्ट ऑफ द कैपिटल और नए पार्टनर कैपिटल। तो हो गया 14 और 8 22, माइनस करके 32 10 लाख बच गया। 10 लाख की हिडन गुडविल। डन जी। सेम क्वेश्चन फिर से कीजिए, अगर क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस लिखा होता तो आंसर होता। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस लिखा होता तो आंसर क्या आता, ट्राई करें। 14
18 लाख 18 लाख सर 18 लाख 18 लाख। शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए अकाउंट्स में। 4 लाख प्लस होने की जगह सर 4 लाख माइनस हो जाएंगे, तो इससे इंपैक्ट 4 लाख का नहीं 8 लाख का पड़ेगा। कैलकुलेट करो खुद से। 5 प्लस 5 10 माइनस 4 6 प्लस 8 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा। 32 माइनस 40 18। ठीक है, तो उस टाइम 18 लगा। तो ध्यान रखना है ये 3 लाखों में कौन सा बैलेंस दिया हुआ, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है प्लस होगा, डेबिट बैलेंस लॉस है माइनस। को कुछ भी नहीं लिखा तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, प्रेजेंट में रहेगी। साथ में सर रिजर्व भी दिया होता तो रिजर्व का डेबिट बैलेंस होता तो होता ही नहीं। रिजर्व का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, रिजर्व का डेबिट बैलेंस हो नहीं सकता। रिजर्व सेविंग्स होती है, सेविंग्स नेगेटिव नहीं हो सकती। सेम क्वेश्चन, कैपिटल बताओ नीरज की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कैपिटल बताइए नीरज की आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सर P&L का क्रेडिट बैलेंस लेना है डेबिट। क्रेडिट बैलेंस पूरा क्वेश्चन सेम है, एज इट इज है। और एडजस्टमेंट के बाद गुडविल की एंट्रीज के बाद कैपिटल नीरज की कितनी होगी ये कैलकुलेट करके बताएंगे। 7 लाख Down है 50,000। गलत, फिर से ट्राई करें। गलत है। 6 लाख 32,000 6 लाख 33,000 गलत है। 5,50,000। 9 लाख 10 लाख। बोली बोल रहे हो आप लोग। 6 से आए 8, 8 से आए 10, 10 से 12, 13 पर आ गए। 6 लाख 25,000 परफेक्ट आंसर है। 6,25,000 सवा 6 लाख। गुडविल कितनी है पूरे फर्म की? नए पार्टनर कितना पैसा देगा? सारा नीरज को दे दें क्या? ज्यादा आधा बैठे हैं, 2 पार्टनर ज्यादा बैठेगा। आप लोग पूरा दे रहे थे, सब लोग आंसर बोल रहे थे 7.5 लाख रुपए, सबने 5 लाख डाला गाइड कर दिए थे। ज्यादा पैसा नीरज को क्यों दे रहे हो भाई? गोपी ने सैक्रिफाइस नहीं करा। सेवन बता दो हाफ टोटल फर्म की गुडविल 10 लाख है, नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो 2.5 लाख रुपए गुडविल के उसके बने। ठीक, 2.5 लाख रुपए तो वो कैश देगा, तो उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे। 2.5 लाख रुपए टोटल गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल बना, ये बढ़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। क्वेश्चन में रेशियो नहीं बताई सैक्रिफाइसिंग की, वी हैव टू प्रेज्यूम ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में नहीं दे रखी, वी हैव टू प्रेज्यूम इक्वल। तो 2.5 लाख रुपए जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो इक्वली बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर्स के अंदर। 1.25 लाख, तो पुरानी कैपिटल की 5 लाख रुपीस थी, इनको मिल गया 1,25,000, तो कैपिटल इसकी बन गई 6,25,000। और टाइप के क्वेश्चन के रेडी है। हाँ जी, इसमें प्रॉफिट वाला नहीं बांटेंगे?
क्रेडिट क्वेश्चन में अभी तो नहीं बोला हुआ कि पीएनएल बांटना है, एक बात। दूसरी बात मैं बोला था आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या कैपिटल होगी ये बताना है आपको, तो गुडविल का पोर्शन ऐड करना। डेफिनेटली अगर आप कहते हैं कि सर पीएनएल का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, वो भी हम बांटना चाह रहे हैं, उसको बांट करके 2 लाख और बढ़ जाएगी, फिर हो जाएगी 825। वो कितना आंसर नहीं आता है। सर वो हिडन गुडविल में एडजस्ट नहीं हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। एंट्री के बिना एडजस्ट कैसे हो जाएगा अकाउंट के अंदर? जब तक हम कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता हो, ठीक है ना? प्लस तो कर दिया था हमने उसमें। ये तो अकाउंट में प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट से होता है। डेबिट क्रेडिट क्या है अकाउंट्स में? प्लस माइनस होता है डेबिट क्रेडिट। कोई अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा तभी जब उसको डेबिट या क्रेडिट करें। सिर्फ स्टेटमेंट में कैलकुलेशन में कोई अकाउंट नहीं बढ़ता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।